नमस्कार भाइयों और बहनों। जैसा कि आप हमारी पिछली वीडियो में देखेंगे तो मैं 2 नंबर के क्वेश्चन जो बोर्ड में आए हुए थे उनको सॉल्व करके आप लोगों को समझाया। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बोर्ड में आए हुए 4 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। आज हम 4 नंबर वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आइए हम चलते हैं, उन क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। आज का मेरा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, फाइंड टू कॉन्सेक्टिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हुज सम ऑफ स्क्वायर इज 290। इसको हिंदी में रिपीट कर रहा हूं। हिंदी में कह रहे हैं, ऐसे दो क्रमागत विषम धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल जो है वो 290 है। ऑड नंबर्स हमको दो ठे फाइंड आउट करनी है जिनका स्क्वायर करने पर, उनका सम करने पर 290 आपको प्राप्त हो। तो आइए उस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि दो क्रमागत विषम संख्या, तो विषम संख्या मीन्स होता है ऑड नंबर्स। तो आइए इनको मानते हैं कि माना पहली विषम संख्या फर्स्ट ऑड नंबर्स इक्वल टू 2x प्लस 1। जो हमारी पहली क्रमागत विषम संख्या होगी वो होगी 2x प्लस 1, और दूसरी विषम संख्या जो होगी वो हो जाएगी 2x प्लस 3। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि इन दोनों नंबर्स का सम ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 290 whose sum of square is 290, then find the two odds number। तो हमने माना पहली विषम संख्या जो हमारी है वो 2x प्लस 1 है, और जो दूसरी विषम संख्या है वो है 2x प्लस 3। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इन दोनों का सम करिए, स्क्वायर और सम का जो मान है वो है 290। तो पहले का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस दूसरे का स्क्वायर कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल्स टू दिया हुआ है 290। इनका जो योगफल है वो कितना है, 290 है। 290 तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, a मतलब 2x का स्क्वायर करेंगे। 2x का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 2x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1, 2 इंटू 2x इंटू 1, प्लस आगे हो जाएगा यहाँ भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू 290। अब ये 2x का जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 4x हो जाएगा, प्लस फिर से देखिए 2x का स्क्वायर तो ये भी आपको हो जाएगा 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 आएगा, 2 2 जा 4 3 जा 12x इज इक्वल टू 290। सभी नंबर्स को आपस में ऐड कर लेते हैं। 4x स्क्वायर और 4x स्क्वायर मिला करके हो जाएगा 8x स्क्वायर, 4x और 12x मिला करके हो जाएगा 16x, और यहाँ पास 1 है, यहाँ पास 9 है, 9 और 1 मिला करके हो जाएगा आपका 10, और बराबर में कितना लिखा हुआ है 290। 290 को इधर लाइए तो ये आपका हो जाएगा 8x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 10 माइनस 290 बराबर 0। अब 8x स्क्वायर प्लस 16x माइनस, अब इसको भी आप माइनस कर दीजिए, सॉरी प्लस नहीं माइनस ही रहेगा, इसको माइनस करेंगे तो 280 इज इक्वल टू 0। सभी संख्याएं जो हैं आपकी 8 से डिविजिबल हैं, 8 से जो है आप डिवाइड कर दीजिए तो 8 से आपको x, 8 से 8 कैंसिल होगा तो x स्क्वायर प्लस 8 से आपको 16 कैंसिल होगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस, इसको कैंसिल करेंगे तो 8 3 24, 4 जाएगा 40 हो जाएगा, तो 8 5 40 बराबर 0। अब अगर आप देखेंगे तो ये आपका द्विघात समीकरण बनता है।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं आप बताइए कि उनका मल्टीप्लाई कर दें तो 35 आ जाए और माइनस कर दें तो 2 आ जाए। तो दो ऐसी संख्याएं होती हैं 7 और 5। 7 में 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 आएगा और 7 से 5 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आपको हो जाएगा x² प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में x को कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा x प्लस 7 माइनस 5 कॉमन ले लो तो ये भी आपको हो जाएगा x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। फिर ये आप एक ब्रैकेट में लिख लो तो x प्लस 7 x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। एक बार इस वैल्यू को 0 के बराबर लीजिए, एक बार इसको लीजिए। जब आप इसको लेंगे, जब x प्लस 7 इज इक्वल टू 0 तो x इज इक्वल टू माइनस 7, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू 5। तो देखिए यहाँ पास x इज इक्वल टू माइनस 7 आया है। क्वेश्चन में आपसे बोला गया है पॉजिटिव नंबर्स, तो ये क्या है? निगेटिव नंबर्स। तो इसको जो हम निगलेक्ट कर देते हैं, अमान्य कर देते हैं, ये हमारा निगलेक्ट हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। तो आपका जो x की वैल्यू आया वो कितना आया? x इज इक्वल टू 5, और 5 जो है वो पॉजिटिव है। तो अब देखते हैं जो हमारी पहली विषम संख्या होगी, प्रथम विषम संख्या जो हमारी है, पहली विषम संख्या जो है वो कितनी है? वो पहली विषम संख्या हमारी है 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। तो 2 रखिए और x की वैल्यू कितनी आई है? 5 आई है, प्लस 1। तो 5 2 जा 10, 10 में 1 ऐड करेंगे तो 11। तो जो पहली आपकी विषम संख्या आई है वो कितनी आ जाएगी? 11 आ जाएगी। और जो दूसरी संख्या है वो है 2x प्लस 3, 2x प्लस 3। तो चाहे आप इसको सॉल्व करिए, यहाँ 5 रख दीजिए, 5 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 में 3 ऐड करेंगे तो 13। तो दूसरी विषम संख्या जो है आपकी आ जाएगी, वो आ जाएगी 13। दूसरी विषम संख्या, ये प्रथम विषम संख्या या पहली विषम संख्या, और ये आपकी दूसरी विषम संख्या हो जाएगी दूसरी विषम संख्या इज इक्वल टू हो जाएगा 13। तो यही आपका क्या बनेगा? आंसर बन जाएगा। पहली विषम संख्या का मान जो है वो 11 आया और दूसरी विषम संख्या का मान जो है वो कितना आया? 13 आया। तो आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, in the figure if LM parallel CB and LN parallel CD then prove that AM upon of BM is equal to AN upon of DN। इसको हिंदी में रिपीट करता हूँ। हिंदी में कह रहे हैं, चित्र में यदि LM जो है CB के समांतर है और LN जो है CD के समांतर है तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे BM इक्वल्स टू AN बटे DN। तो पहले इसका फिगर बना लेते हैं। इसका फिगर दिया हुआ है आपको, फिगर जो है दिया हुआ है, ये आपका फिगर है। ये आपका फिगर है। फिगर में आपसे कह रहा है, यहाँ पास A है, B C और D है, और बीच में जो है ये है M L और N। ये इस टाइप का आपका फिगर है। तो फिगर में आपसे कह रहा है कि यदि LM जो है CB के समांतर है, यदि इफ LM जो है LM जो है CB के समांतर है, CB के पैरेलल है। इफ LM पैरेलल CB, और आपसे कह रहा है एंड LN पैरेलल CD। LN जो है LN ये भी पैरेलल है। किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। देन प्रूव दैट AM अपॉन ऑफ BM इज इक्वल टू AN अपॉन ऑफ DN। AM अपॉन ऑफ BM इक्वल्स टू AN अपॉन ऑफ DN हमको प्रूव करना है। तो आप लोग पढ़े होंगे
थिल्स का प्रमेय, थिल्स का प्रमेय में बताया गया कि किसी त्रिभुज में यदि हम एक छेदक रेखा लेते हैं या एक भुजा लेते हैं, तो वो भुजा अगर उन दोनों त्रिभुज को काट रही है तो उनका अनुपात जो होता है वो काटे गए बिंदुओं के अनुपात के बराबर होता है, और वो रेखा जो है अपने आधार के समांतर होती है, पैरेलल होती है। तो जैसे अगर आप ध्यान दें इस चित्र में ए सी बी में ये एक त्रिभुज बन रहा है ए सी बी, तो आप लिख सकते हैं थेल्स के प्रमेय से, थेल्स के प्रमेय से, किसके प्रमेय से? थेल्स के प्रमेय से। थेल्स के प्रमेय में ये जो रेखाएं हैं इनका अनुपात आपस में बराबर होगा, तो हम कह सकते हैं एल अपॉन ऑफ सी एल इक्वल्स टू एम अपॉन ऑफ बी एम। इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। ये हमारा पहला त्रिभुज हो गया था ए बी सी। अब हम दूसरा त्रिभुज लेते हैं। अच्छा, यहाँ त्रिभुज भी लिख लीजिए, त्रिभुज ए बी सी में थेल्स के प्रमेय से, और दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं त्रिभुज ए डी सी में थेल्स के प्रमेय से। ये भी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ये ए एल अपॉन ऑफ सी एल इक्वल्स हो जाएगा ए एन अपॉन ऑफ डी एन। इसको भी आप इक्वेशन नंबर सेकंड मान लीजिए। अब पहले इक्वेशन का और दूसरे इक्वेशन का आपस में तुलना कराइए, तो आप देखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए एल बटे सी एल, और यहाँ भी लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है ए एल बटे सी एल, और इधर राइट में लिखा हुआ है ए एम बटे बी एम, और इधर भी राइट में है ए एन बटे डी एन। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखेंगे कि दोनों वैल्यू आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर होंगे। तो आप लिख लीजिएगा इक्वेशन फर्स्ट व सेकंड से, समीकरण 1 व 2 से प्रूव होता है कि ए एम अपॉन ऑफ बी एम इक्वल्स टू हो जाएगा ए एन अपॉन ऑफ डी एन। ये ही आपको प्रूव करना था, जो हो गया, ये आपको प्रूव करना था। तो आप इस क्वेश्चन को नोट करिए, आगे मैं क्वेश्चन को बता रहा हूँ। आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर लिए होंगे। आइए मैं इसे मिटा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए इनको सॉल्व करते हैं और देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो हैं बोर्ड में 4 मार्क्स के आए हुए हैं, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी टेबल। क्लास इंटरवल दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। इसी को हिंदी में रिपीट करते हैं। निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात करना है आपको वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है अपना। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है क्लास इंटरवल दिया हुआ है, और दिया गया है फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है। तो क्लास इंटरवल जो दिया गया है उनमें 0 से 10 का गैप है, 0 to 10, 10 से 20 तक, और 20 से 30 तक, और 30 से 40 तक, और 40 से 50 तक। ये क्या दिया गया है आपका? क्लास इंटरवल, वर्ग अंतराल, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ग अंतराल। अगर आपको लिखना हो तो आप इसको लिख लीजिएगा वर्ग अंतराल, और इसको बोलते हैं बारंबारता। तो आपकी फ्रीक्वेंसी अर्थात बारंबारता कितनी दी गई है? 2, 4, 7। 2 इसकी दी गई है, 4 और 7, और अगले की दी गई है 3 और 2। 3 और 2 दिया गया। अब आपको क्लास इंटरवल दिया गया है, फ्रीक्वेंसी दिया गया है। आप इसकी मिड वैल्यू निकाल लीजिए, जिसे बोलते हैं मध्यमान। मिड वैल्यू निकाल लो, जिसे बोलते हैं मध्यमान। तो मध्यमान जो होता है वो क्लास इंटरवल का हाफ होता है, तो इन दोनों को ऐड करके
2 से डिवाइड कर दो, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 10 आएगा, 10 में से 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा। अब चाहे तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, सभी में 10 का डिफरेंस है तो इसमें 10 ऐड करते चले जाइए। तो जैसे ये 5 है तो अगला जो है वो आपका 15 आ जाएगा, फिर अगला जो है वो 25 आ जाएगा, फिर अगला जो है वो 35 आ जाएगा, फिर अगला जो है वो 45 आ जाएगा। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है ये आपका एफ है, और जो ये आपका मिड वैल्यू है ये आपका कितना है, एक्स है। तो आइए इनका हम जो है मल्टीप्लाई करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगले वाले में लिख लेंगे हम इसको एफ इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स। तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करोगे तो 2 का मल्टीप्लाई जैसे आप 5 में करोगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 15 का 4 में या 4 का 15 में तो ये आपका 60 हो जाएगा, और 25 का मल्टीप्लाई अगर आप 7 में करेंगे तो ये आपका जो है 175 हो जाएगा, और ये है आपका 35 है, 35 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो ये आपका 105 हो जाएगा, और आगे ये आपका 45 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 90 हो जाएगा। तो सभी को आप पहले ऐड कर लीजिए, आप इसको ऐड कर लो, योग कर लो, सम कर लो, इसको आप ऐड कर लो, योग करो। तो पहले आप एफ को ऐड करो, तो एफ 2 है, 4 है, 6 हुआ, 3 जोड़ी 16, 16 में 2 जोड़े 18 हो गया। इसको भी ऐड कर 5 10 10 का 0 हासिल, एक 1 आई, ये 1 है, ये 7 7 14 हो गया, 14 में 9 ऐड करेंगे तो 23 हो गया, और एक जो आपकी कैरी आएगी वो 24 हो गया, मतलब 24 हो गया, और आगे से एक और एक ऐड करेंगे 2 हो जाएगा, 2 कैरी आई थी, ये तो आपका कितना आ गया, 40 आ गया। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। इसका जो है आपसे मध्यमान पूछा है, नहीं मध्यमान नहीं पूछा है, इसका आपसे माध्य पूछा है, समांतर माध्य पूछा है। तो ये आपका मीन हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई या एफ इंटू एक्स अपॉन ऑफ सिग्मा एफ, ये फार्मूला होता है। अब इसकी वैल्यू आपको दी गई है एफ एक्स की 440, और सिग्मा एफ की वैल्यू आई है 18। 18 से इसको आप डिवाइड करिए, तो 18 से डिवाइड करने पे ये 2 बार जाएगा, 18 दूनी 36 हो जाएगा। फिर ये आपका कितना बचा, 36 4 40 4 44 8 बचा, 8 मतलब 80 हो गया। तो 18 36 54 18 चौक 72, फिर आपका 8 बचा, 80 ही जाएगा। तो ये आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 24.4, 24.4, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 24.4। ये क्वेश्चन जो है 4 नंबर में आया हुआ है। इसके पहले वाली क्लास में आप हमारे देखेंगे तो वही इसी टाइप का क्वेश्चन जो है 2 नंबर में आया था। तो इसमें करना कुछ नहीं रहता, आप जो है इसका वर्गंतराल लिखिए, बारंबारता लिखिए, मध्यमान निकालिए, मिड वैल्यू निकालिए, निकालने के बाद इनका आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करके फार्मूला जो है, फार्मूले पे बस आप रख दीजिए, आपका आंसर जो है वो आ जाएगा। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 पर, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं ए बैग content 5 red balls and some blue balls. If the probability of drawing a blue ball from this bag is twice the probability of drawing a red ball, then find the number of blue balls in the bag. एक बैग है उसमें रेड बॉल और ब्लू बॉल जो है वो दोनों रखी गई हैं। इनमें जो प्रोबेबिलिटी है, जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो बैग रेड बॉल की ट्वाइस है, जस्ट 2 गुनी है। तो उसकी हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, और प्रोबेबिलिटी नहीं, उसकी हमको ब्लू बॉल्स का नंबर निकालना है, कितने ब्लू बॉल्स हैं। और इसी क्वेश्चन मैं हिंदी में रिपीट किए दे रहा हूँ। एक थैले में 5 लाल गेंदे हैं, एक थैले में 5 लाल गेंदे हैं और कुछ नीली गेंदे हैं, कुछ नीले कलर की गेंदें हैं। यदि इस थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद की प्रायिकता की 2 गुनी है तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। उस थैले में कितने जो हैं ब्लू बॉल्स हैं, यही आपसे पूछा है। तो देखिए पहले मैं आपको बता दूं कि प्रायिकता जो होता है, प्रायिकता का जो फार्मूला होता है
प्रायिकता बराबर होता है अनुकूल स्थिति बटे कुल संभव स्थिति। अनुकूल स्थिति मतलब कि किसके लिए कहा जा रहा है वो आपकी अनुकूल स्थिति हो जाएगी, और उसकी टोटल कितनी कंडीशन होती है वो आपकी कुल स्थिति हो जाएगी। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि मान लीजिए कोई एक थैला है, इस थैले में जो है 5 लाल गेंदें हैं, 5 जो हैं वो रेड बॉल हैं, लाल गेंद है, 5 जो है वो लाल गेंद है, और कह रहे हैं कि कुछ नीली गेंदें हैं, कुछ जो है नीली गेंदें हैं, कुछ ब्लू बॉल है, कुछ जो है वो नीले कलर की गेंदें हैं। तो देखिए ये थैले में 5 लाल गेंद है और कुछ नीली गेंदें हैं, तो टोटल थैले में कितनी गेंदें हैं? टोटल गेंद जो है वो हो जाएगी 5 प्लस यक्स या यक्स प्लस 5, 5 प्लस यक्स या यक्स प्लस 5 आप उसको लिख लेंगे। उसके बाद आपसे कहता है कि यही जो ब्लू बॉल है इसका नंबर्स आपको बतानी है कि कितने गेंदें हैं। तो हम मानते हैं, माना थैले में नीली गेंद की संख्या बराबर, नीली गेंद की संख्या बराबर x, नंबर्स ऑफ ब्लू बॉल इन बैग इज इक्वल टू x। अब प्रोबेबिलिटी लगा दीजिए लाल रंग के लिए, लाल बॉल के लिए, लाल गेंद की प्रोबेबिलिटी या गेंद की प्रायिकता इक्वल्स टू, तो आपके पास कितनी लाल गेंदें हैं? प्रोबेबिलिटी P ऑफ E इक्वल्स टू कितनी लाल गेंदें हैं? 5 लाल गेंदें हैं, और बटे कुल कितनी गेंदें हैं? x प्लस 5 है, x प्लस 5, कुल गेंद आपकी कितनी है? x प्लस 5 या 5 प्लस x। अब नीली गेंद की प्रायिकता हो गई, अब आप निकाल लीजिए, सॉरी लाल गेंद की प्रायिकता हो गई, अब आप निकाल लीजिए नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता, नीली गेंद की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल। अब मान लीजिए ये E1 घटना थी, इसको E2 ले लेते हैं, P ऑफ E2 इज इक्वल टू अनुकूल स्थिति, फार्मूला मैं लिखे दे रहा हूँ, फार्मूला है होता है इसका P ऑफ E इज इक्वल टू N ऑफ E अपॉन ऑफ N ऑफ S, या हिंदी में आप पढ़ सकते हैं प्रायिकता बराबर अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति अब हमको नीले बॉल के लिए कहा जा रहा है, तो नीला बॉल हमारा कितना है? x है, और कुल कितनी बॉल है? x प्लस 5, x प्लस 5। तो हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। अब फर्स्ट और सेकेंड में एक रिलेशन बताया गया, इसमें रिलेशन ये बताया गया कि जो नीली गेंद की प्रायिकता है वो लाल गेंद की प्रायिकता की जस्ट डबल है, ट्वाइस है। ब्लू बॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की ट्वाइस है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस प्रश्नानुसार ये कह रहा है कि जो ब्लू बॉल की प्रोबेबिलिटी है वो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी की ट्वाइस है, तो 2 इंटू रेड प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। अब आप देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल की वैल्यू आई है x अपॉन ऑफ x प्लस 5 इक्वल्स टू 2, और इसकी वैल्यू कितनी आई है? इसकी वैल्यू जो है वो है आपका 5 अपॉन ऑफ x प्लस 5। x प्लस 5 को x प्लस 5 से आप कैंसिल कर दीजिए, तो ये आपका कितना है? x है, तो x इक्वल्स टू 2 5 जा 10, और x ही आपकी क्या थी? ब्लू बॉल थी, ब्लू बॉल। तो नीली गेंद की संख्या या नंबर्स ऑफ ब्लू बॉल x इज इक्वल टू 10, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, प्रायिकता चैप्टर से, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से इसी टाइप के क्वेश्चन, इसी तरह के क्वेश्चन बनते रहते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है कभी कभी संबंधों में बना देते हैं, जैसे बता दिया गया कि एक पासे का क्वेश्चन दे दिया गया या सिक्के का क्वेश्चन दे दिया गया, या हो सकता है कुछ उनमें पासों में संख्याओं का योगफल इतना है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी में बनते हैं। तो आप इन क्वेश्चन को नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, आइए मैं इसे मिटा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 0.2x plus 0.3y equals to 1.3 and 0.4x minus 0.5y equals to 0.7। हिंदी में इसको रिपीट कर रहा हूँ। निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को हल कीजिए जिसकी वैल्यू दी गई है 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3 और 0.4x माइनस 0.5y बराबर -0.7। तो आइए देखते हैं इसको। क्वेश्चन में आपको दिया गया है रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है, रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है। देखते हैं रैखिक समीकरण युग्म क्या दिया गया है। रैखिक समीकरण युग्म दिया गया है 0.2x प्लस 0.3y, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल्स टू 1.3 एंड सेकंड क्या दिया हुआ है, सेकंड दिया हुआ है 0.4x प्लस नहीं माइनस में दिया हुआ है -0.5y इक्वल्स टू दिया है -0.7। देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आप चाहे जैसे सॉल्व करिए, चाहे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करिए या सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए, क्योंकि इसमें मेथड कह नहीं रहा है। तो हम देखते हैं इनके वैल्यू को देखते हैं कि ये 0.2x है और ये 0.4x है, ये 0.3y है और ये -0.5y है। यहाँ पास प्लस माइनस का सिंबल लगा हुआ है, तो प्लस माइनस वाले थोड़ा सा ज़्यादा ईजी होते हैं। इसमें हम क्या करते हैं कि अगर हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लें और y को ऐसे मैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराऊं कि इनके कोफिशिएंट जो हैं वो आपस में इक्वल हो जाएं, तो प्लस माइनस के साइन से कैंसिल हो जाएंगे। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई पूरे में करा दीजिए और इसमें 3 का मल्टीप्लाई करा के ऐड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड मल्टीप्लाई बाई 3। तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई कराइए, 5 2 जा 10, तो ये हो जाएगा 1x 1.0x, तो उसे 1 और 0 ना लिख करके डायरेक्ट हम लिख देते हैं x प्लस यहाँ पास मल्टीप्लाई कराओगे 5 का तो 1.5y, यहाँ पास मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 5 हो जाएगा 6.5। अब 3 का मल्टीप्लाई इसमें कराइए तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 में 4 का गुणा करेंगे 12 हो जाएगा, तो 1.2x हो जाएगा। माइनस में मल्टीप्लाई कराइए तो ये भी आपको हो जाएगा 1.5y बराबर में ये कितना हो जाएगा, इसका माइनस साइन है, माइनस 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा 3 सते 21 2.1। इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो ये प्लस 1.5y और माइनस 1.5y आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये 1 है ये 1.2 है, आपस में ऐड होकर के 2.2x इक्वल्स टू ये 6.5 से ये माइनस हो जाएगा तो ये 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, पॉइंट लगाइए, 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4.4 अपॉन आप 2.2। 2.2 से 4.4 जो है वो 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आया 2 आया, x इज इक्वल टू 2। और जैसे ही आपकी कोई x या y की वैल्यू आ जाती है वो आप किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसी भी इक्वेशन में, चाहे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में, आप किसी भी इक्वेशन में उसको पुट कर सकते हैं। तो आइए हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x का मान जो है वो समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। x का मान जैसे हम समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 है हमारा 0.2x, तो 0.2 इंटू x की वैल्यू कितनी है 2 है, प्लस 0.3y
इक्वल्स में दिया हुआ है 1.3। इनको आप सॉल्व करिए, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 0.4 हो जाएगा प्लस 0.3y हो जाएगा इज इक्वल टू 1.3। ये 0.4 उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा 0.3y, और 0.4 उधर माइनस करेंगे तो हो जाएगा 0.9। 0.9 से 0.3 से 0.9 को आप 3 टाइम्स में कैंसिल कर सकते हो, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 3। तो जो आपके रैखिक समीकरण के जो हल आए हैं, हल में x की वैल्यू जो है वो 2 आएगी और y की वैल्यू जो है वो 3 आएगी। x की वैल्यू जो है वो कितनी आएगी 2 आएगी और y की वैल्यू जो है वो 3 आएगी। तो आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है, क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है ए डाइस इज थ्रोन वंस फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द फॉलोइंग। फर्स्ट नंबर अ प्राइम नंबर्स एंड सेकंड में दिया है एनी नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। एक पासे को फेंका जाता है, एक पासे को फेंका जाता है तो इसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है। पहला नंबर है कि ये प्राइम नंबर्स हों, मतलब अभाज्य संख्याएं हों, और दूसरा नंबर है बिटवीन 2 and 6, 2 और 6 के बीच की जो है संख्या आनी चाहिए, उसकी आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये कह रहे हैं ये डाइस को थ्रोन किया गया, तो जब एक डाइस जो होता है, एक पासा जो होता है, उसमें 6 स्थितियां होती हैं, 1 2 3 4 5 और 6 होती हैं। तो हम लिखे ले रहे हैं एक पासे की उछाल, एक पासे की उछाल, पासा जो डाइस जिसे बोलते हैं, पासे की उछाल पे कितनी कंडीशन होती है, या तो 1 2 3 4 5 और 6। तो कुल इसकी कंडीशन कितनी हो जाएगी 6। पासा जब एक उछाला गया तो उसमें 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 5 6, लेकिन कुल कितनी कंडीशन होती है वो होती है 6 कंडीशन होती है। तो कुल इसकी कंडीशन जो हो जाएगी वो आपकी कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। अर्थात जो आपके अनुकूल स्थिति है, जिसको आप अनुकूल स्थिति बोलते हैं, सॉरी कुल स्थिति, कुल स्थिति जो है आपकी हो जाएगी, कुल स्थिति वो हो जाएगी 6, कुल स्थिति आपकी 6 हो जाएगी। अब फर्स्ट नंबर में आपसे कह रहा है, फर्स्ट नंबर में आपसे कह रहा है अ प्राइम नंबर, फर्स्ट नंबर में आपसे कह रहा है अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर आपको बतानी है, अभाज्य संख्या बतानी है, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या क्या क्या है, अभाज्य संख्या को देखते हैं। अभाज्य संख्या यहाँ पास जो है वो आपकी 2 होगी, 3 होगी और 5 होगी, जिसके केवल और केवल 2 गुणनखंड बने, वही आपकी क्या होती है अभाज्य संख्या। और भाज्य संख्या क्या होती है, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड बने। तो भाज्य संख्या में आपकी आ जाएगी 2, 3, 5। तो ये कितनी संख्याएं हैं, 1 2 3 संख्याएं। तो अनुकूल स्थिति आपकी क्या हो जाएगी, अनुकूल स्थिति हो जाएगी, अनुकूल स्थिति वो आपकी हो जाएगी 3। तो प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है, अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता निकालनी है, प्रोबेबिलिटी आपको निकालती हैं। तो प्रायिकता का फार्मूला होता है P ऑफ E इज इक्वल टू N ऑफ E अपॉन ऑफ N ऑफ S, अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो प्रायिकता हो जाएगा अनुकूल, अनुकूल मतलब अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता पूछा है, तो अभाज्य संख्या 1 2 3 है, 3 अभाज्य संख्या, और कुल कितनी संख्या है 6 है, 3 से 6 को आप कैंसिल कर दीजिए, तो जो आपकी प्रायिकता है वो आ जाएगी 1/2, 1/2, ये आपका आंसर हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। और दूसरे नंबर पे चलते हैं। दूसरा नंबर आपसे कह रहा है, दूसरा नंबर है 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या, एनी नंबर लाइंग बिटवीन 2 and 6। 2 और 6 के बीच की कोई संख्या, मतलब आपसे कहा कि 2 और 6 के बीच की कोई संख्या। तो 2 और 6 के बीच में कितनी संख्याएं हैं, 3 4 5, अर्थात कितनी संख्याएं हैं, 3 संख्याएं हैं 2 व 6 के बीच, 2 व 6 के बीच, 2 और 6 के बीच,
2 और 6 के बीच, तो 2 और 6 के बीच कितनी संख्या है? 2 और 6 के बीच जो संख्या है वो है आपकी 3, 4, 5। 3, 4 और 5। तो ये टोटल कितनी संख्याएं हो जाएगी? अनुकूल संख्या या अनुकूल स्थिति कितनी बन जाएगी आपकी? अनुकूल स्थिति हो जाएगी 3। कितनी हो जाएगी? 3। कैसे? 1, 2, 3। अब इसकी प्रायिकता निकालना है तो इसकी प्रायिकता इधर लिख के दे रहा हूं। प्रायिकता हो जाएगा आपका, प्रायिकता बराबर हो जाएगा अनुकूल स्थिति बटे कुल स्थिति। तो अनुकूल स्थिति भी आपकी यहाँ पास भी 3 ही रहेगी और कुल स्थिति कितनी है? 6 है। तो 3 से 6 को आप यहाँ भी काट देंगे तो जो आपकी प्रायिकता है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है वो आ जाएगा 1/2। 1/2। तो दोनों का जो आपको आंसर आया है वो दोनों का क्या आया है? 1/2 एंड 1/2। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को भी नोट कर लीजिए। आगे मैं आपको क्वेश्चन को बता रहा हूँ। आइए मैं इसे मिटा रहा हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम ए पॉइंट P on the ground the angle of elevation of the top of 10 meter high building is 30. There is a flag on the top of building. If the angle of elevation of the top of the flag from P is 45 degree, then find the length of flag staff. इसको हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ। हिंदी में कह रहा है कि भूमि के किसी बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के शिखर पर एक ध्वज है। यदि ध्वज के शिखर का P से उन्नयन कोण 45 अंश है तो ध्वज की लंबाई आपसे पूछा है। ध्वज की लंबाई जो है आपसे पूछा है। तो आइए पहले इस क्वेश्चन का हम फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में रहेगा, ये क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। ये कह रहा है कि एक 10 मीटर ऊंचा भवन है। 10 मीटर ऊंचा जो है वो भवन है। ये 10 मीटर ऊंचा जो है हमारा भवन है, मतलब 10 मीटर ऊंचा जो है वो बिल्डिंग है। और भूमि के किसी बिंदु P से, ये भूमि है, इसका बिंदु P से इसके टॉप को देखने पर, इसके शिखर को देखने पर जो आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 30 डिग्री है। उन्नयन कोण जो बन रहा है, उन्नयन कोण जो बन रहा है वो 30 अंश का बन रहा है, 30 डिग्री का बन रहा है। फिर उस आपसे कहा जा रहा है कि इस बिल्डिंग के टॉप पर, इस बिल्डिंग के शिखर पर एक ध्वज रख दिया गया। एक ध्वज जो है यहाँ पास जो है एक ध्वज बना दिया गया, ध्वज रख दिया गया, ध्वज जो है रख दिया गया। और कहा जा रहा है कि इस ध्वज के शिखर का जो उन्नयन कोण है वो 45 अंश है। अब यहाँ पास हम ध्वज के शिखर पर देखते हैं तो जो आपका उन्नयन कोण बन रहा है वो है 45 अंश का बन रहा है। यहाँ पास जो एंगल बन रहा है वो 45 अंश का बन रहा है। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये जो ध्वज की लंबाई है ये कितनी होगी। तो इनके हम पॉइंट ले लेते हैं, इसे A ले लेते हैं, B और C ले लेते हैं। ये हाइट आपसे पूछा है, ध्वज की लंबाई आपसे पूछा है, तो ध्वज की लंबाई को हम h मान लेते हैं। अब अगर हम ध्यान दें तो इसमें जो है दो त्रिभुज बन रहे हैं। पहला है PAB जो कि 30 अंश बन रहा है, 30 डिग्री बन रहा है, और दूसरा जो है वो है PAC और यहाँ पास कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 45 अंश का बन रहा है, 45 डिग्री का बन रहा है। तो हमसे जो है ध्वज की लंबाई जो है वो पूछा है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। माना ध्वज की लंबाई बराबर, माना ध्वज की लंबाई बराबर, माना ध्वज की लंबाई बराबर h मीटर, h मीटर, h मीटर। तो एक बार हम समकोण त्रिभुज जो है आपका 30 अंश ले लेते हैं। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज PAB में, PAB में अगर आप ध्यान दीजिए तो ये साइड जो है आपकी परपेंडिकुलर है और ये साइड जो है आपकी बेस है, अर्थात ये आपका लंब है और ये आपका आधार है। तो लंब और आधार जो होता है वो tan और
कॉट में होता है, तो चाहे आप tan ले लीजिए या कॉट ले लीजिए। अगर हम इसको x लिख लेते हैं तो ये हमारी tan ले लेते हैं, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर मतलब BA अपॉन ऑफ बेस PA। तो tan 30 की वैल्यू जो होती है वो आपका 1 अपॉन ऑफ √3 इक्वल्स टू BA, तो भवन की लंबाई जो है वो है 10 अपॉन ऑफ PA। तो PA इज इक्वल टू हमने x मान लिया, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, तो x का मल्टीप्लाई 1 में x और रूट का 10 में करेंगे तो 10√3 मीटर। ये किसकी लंबाई आई? ये जो है उस बिंदु की लंबाई आई, लेकिन हमसे पूछा किसकी लंबाई है? ध्वज की लंबाई पूछा है। तो हम लिख लेते हैं पुनः समकोण त्रिभुज, अगेन इन ए राइट एंगल, पुनः समकोण त्रिभुज, पूरा त्रिभुज ले लीजिए, पूरा त्रिभुज ले लेते हैं PAC में यहाँ पास जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, तो tan 45 डिग्री इक्वल्स टू पूरी हाइट ले लीजिए, तो पूरी हाइट जो है वो है CB प्लस BA और अपॉन आप कितना हो जाएगा PA। अब tan 45 की जो वैल्यू होती है वो आपका कितना होता है? 1 होता है। tan 45 की वैल्यू जो है वो 1 होता है। CB प्लस BA, तो CB की वैल्यू जो है हमने h माना है और BA की वैल्यू जो है वो 10 निकाले हैं, और अपॉन ऑफ PA, तो PA इज इक्वल टू x और x की वैल्यू जो हमने माना है वो आ गया है 10√3। इसका भी मल्टीप्लाई करा दो, 10√3 का 1 में कराओगे तो ये हो जाएगा 10√3 इज इक्वल टू h प्लस 10, इस 10 को उधर माइनस कर दो ले जा करके, तो ये हो जाएगा 10√3 माइनस 10, दोनों में से 10 कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा 10 आप कॉमन ले लो तो यहाँ पास बचेगा √3 माइनस 1। यही आपका क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा, और इसकी यूनिट है मीटर। इसकी जो यूनिट है वो कितनी आई? मीटर में। तो ये जो ध्वज है इसकी जो लंबाई है वो कितना आया है? 10 इन ब्रैकेट √3 माइनस 1। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं कि the sum of the digit of 2 digit number is 9 if the digit of the number are reserved, the new number is 27 more than the original number, find the number। इसको हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ। इसमें कह रहा है 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग जो है, 2 अंकों से बनी संख्या के अंकों का योग जो है वो 9 है। यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या जो है वो मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पास 2 अंकों की संख्या है, 2 अंकों की संख्या में आपको इकाई का अंक और दहाई का अंक भी लेना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि माना इकाई का अंक बराबर y या x, कुछ भी मान लीजिए, दहाई का अंक बराबर x। तो जो आपकी संख्या बनेगी, अतः संख्या बराबर ये आपकी हो जाएगी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई। क्योंकि 2 अंकों की संख्या आपसे पूछा है, 2 अंकों की संख्या आपको निकालनी है, तो इसमें आप इकाई के अंक को जो है वो y मान लीजिए और दहाई के अंक को x मान लीजिए। तो 2 अंकों की संख्या में जो होता है उसमें 10x प्लस वाई हम लिख लेते हैं। फिर इस कह रहे हैं क्वेश्चन में क्या बताया जा रहा है, क्वेश्चन कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या से अंकों का योग 9 है, इनके अंकों का योग आपस में जो है वो 9 है, अंकों का योग 9 है, इनके अंकों का योग जो है वो 9 है। तो हम लिख लेते हैं अंकों का योग बराबर 9। तो अंक हमारे क्या हैं? x प्लस वाई या y प्लस एक्स। तो हम लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं। और आगे क्या कहा जा रहा है? आगे इसमें कहा जा रहा है यदि संख्या के अंकों को पलट दिया जाए तो नई संख्या मूल संख्या से 27 अधिक हो जाती है। संख्या के अंकों को पलट दिया जाए, इसका मतलब इकाई का अंक दहाई के प्लेस पे कर दिया जाए और दहाई का अंक इकाई के प्लेस पे कर दिया जाए, तो जो नई संख्या बनेगी वो मूल संख्या से 27 ज़्यादा हो जाएगी।
इसका मतलब नई संख्या जो है पहले वाली संख्या से 27 ज्यादा हो जाएगी। तो आगे हम लिखते हैं अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने पर, अंकों को आपस में पलट दीजिए तो ये आपकी नई संख्या जो है, अब x y के प्लेस पे, y x के प्लेस पे, तो ये आपको हो जाएगा 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। ये नई संख्या है जो पलटने पे आई है। अब ये संख्या इस मूल संख्या से 27 ज्यादा है, 27 ज्यादा है, तो इसको लिख दीजिए 10x प्लस वाई और इसी में लिख दीजिए 27, क्योंकि इससे जो है ये 27 ज्यादा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए इसमें मैंने 27 को ऐड कर दिया। अब इसी को आप सॉल्व करिए, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ये इन दोनों x y को इधर लाइए तो ये हो जाएगा 10y, ये y आएगा तो माइनस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9y, और ये है प्लस x, ये 10x आएगा तो माइनस 10x, इनको ऐड करेंगे तो हो जाएगा माइनस 9x इज इक्वल टू ये कितना बचेगा 27। 9 से सारी नंबर्स डिविजुअल हैं, 9 से डिवाइड कर दीजिए तो यहाँ पास बचेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 3। इसको आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दीजिए तो देखिए ये y और y इसको मिला देंगे तो ये हो जाएगा 2y प्लस एक्स माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इधर कितना दिया गया है 9 और 3, तो ये मिला करके हो जाएंगे 12, 2 से डिवाइड कर दीजिए तो ये कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। इसकी वैल्यू कितनी आई 6। ये y जो है आप चाहे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में या इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर दीजिए। तो जैसे ही आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर सेकंड, तब आपको हो जाएगा y का मान समीकरण 1 में रखने पर, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जैसे ही आप 1 में रखेंगे तो ये आपको हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9, तो x प्लस वाई, और y की वैल्यू आपने क्या निकाला 6 इज इक्वल टू 9। इस 6 को माइनस कर दीजिए तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 6 अर्थात x बराबर 3। तो x की वैल्यू 3 आया और y की वैल्यू 6 आया। लेकिन आपसे पूछा है कि आपकी मूल संख्या क्या होगी, अर्थात जो आपने संख्या दिया गया है उसका आंसर क्या आएगा। तो आपकी मूल संख्या है, मूल संख्या है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, x और y की वैल्यू रख दीजिए तो 10 इंटू x, x की वैल्यू जो है वो आपकी 3 आई और y की वैल्यू कितनी है 6 आई, तो 10 में 3 का गुणा करेंगे 30 आएगा प्लस 6, अर्थात आपकी जो संख्या है वो आ जाएगी 36। तो आपकी जो संख्या है उसका आंसर कितना आया 36 है। अगर आपको अपने आंसर की जांच करना है, अगर आपको अपने आंसर का जांच करना है तो इन सारे नंबर्स को आप रख करके देख लीजिए। पहले तो आप जांच करिए कि x और y का ऐड जो है वो 9 आए, तो इनको ऐड कर लीजिए, 3 और 6 को ऐड करेंगे 9 आ जाएगा। इनके अंक आपस में पलट दीजिए। अंक पलटने का मतलब ये हुआ कि इकाई का अंक दहाई के स्थान पर कर दीजिए और दहाई का अंक इकाई के स्थान पर कर दीजिए। तो जब आप इसको पलटोगे तो ये 63 बन जाएगा। अब 63 बन गया तो यही आपसे कहा गया कि अंकों को पलटने पर ये संख्या इस संख्या से 27 ज्यादा हो जाती है। तो 63 से आप 36 को माइनस करेंगे तो आप कितना पा जाएंगे 27 पा जाएंगे, अर्थात ये सारे कंडीशन आपके सही हैं और आपके आंसर भी सही हैं। तो आज के मेरे इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बोर्ड में आए हुए 4 नंबर वाले क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। इन क्वेश्चन को आप बारीकी से इसका अध्ययन करिए और आने वाली मेरे नेक्स्ट वीडियो में भी मैं इसी तरह के क्वेश्चन लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होता रहूँगा। तब तक के लिए नमस्कार।